चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, सभी लोग आ गए हैं। तो हम अभी बात कर रहे थे आपसे कि मैंने इसको बोला आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसको बोला मैंने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बीच का जो स्पेस था इसको मैंने बोला पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इट इज आल्सो नोन एज आउटर चैम्बर। ओके जी, आल्सो नोन एज आउटर चैम्बर। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का ये पूरा स्पेस यही मैट्रिक्स कहला रहा है। मैट्रिक्स में कई सारी चीजें हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए तो कई सारे होंगे क्योंकि उससे आरएनए तो लगातार बन रहे हैं, राइबोसोम कई सारे होंगे लेकिन राइबोसोम 70 होंगे, लेकिन मैमल्स में खास करके ह्यूमन में, मैमल वो पूरी मैमल्स में होता है, ह्यूमन नहीं, पूरी मैमल्स, मैमल्स में खास करके ह्यूमन में 55 srRNA होता है। ये सब चीज होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं मैट्रिक्स में। अब मैं बता रहा हूं, आप गौर कर रहे होंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मैट्रिक्स की तरफ ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाती है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टी। ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टी यहाँ पे मौजूद आप देख पा रहे हैं। इसीलिए इनर मेम्ब्रेन जो है आपको कैसी दिख रही होगी, जिगजैग, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन कैसी दिख रही होगी, जिगजैग, जबकि आउटर मेम्ब्रेन पूरा का पूरा सर्कुलर टाइप का दिख रहा होगा। क्लियर? तो ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के क्रिस्टी पर येलो येलो कलर का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को, इस पूरी स्ट्रक्चर को, किसका माइक ऑन है, बंद करो, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। इसी को बोलते हैं, ए लड़का हाथ हटाओ मुंह पर से, सो रहा है कि क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। कितना बार समझाए थे वो क्लास में अच्छे से बैठने के लिए। इसी को बोलते हैं ऑक्सीसोम, या इसी को बोलते हैं F0F1 पार्टिकल, इसी को बोलते हैं F0F1 पार्टिकल। अब इसका स्ट्रक्चर हमें देखना है, तो पता है मैं क्या कर रहा हूं, अभी ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा एक बार मैं बता दूं, ऐसा ऑक्सीसोम एक क्रिस्टी पे एक नहीं होता है, कई सारा होता है, कई सारा, मतलब एक क्रिस्टी पे कई सारा, ऐसे कई सारे क्रिस्टी हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की तरफ पूरा का पूरा एकदम ऑक्सीसोम लगा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से ये ट्रांसफर सेक्शन में पूरा सेक्शन कट कर रहा हूँ यहाँ से, ये इतना सेक्शन कट करके मैं नेक्स्ट पेज पे डायग्राम ले रहा हूँ, जिसमें आपका सबसे नीचे ये जो ये क्या है आपका, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, देन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, देन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, देन मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स की तरफ क्या है आपका, ये ऑक्सीसोम। ये डायग्राम मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, आपके सामने बना रहा हूं। ये देखिए, ये है आपका आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, देन ये है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की एक क्रिस्टी को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया ऐसे। ये क्या है, क्रिस्टी है, क्या ये क्रिस्टी है, और उसी क्रिस्टी पर क्या लोकेटेड है आपका, F0F1 पार्टिकल। आप गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से कुछ बेस आपको दिख रहा होगा, ऐसा, ये बेस दिख रहा है, ये बेस। उसके बाद ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा, खंभा जैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ खंभा जैसा, और देन आपको दिख रहा होगा ऐसा कुछ ग्लोब जैसा, गोल गोल दिख रहा है। इस पूरी को मिलाकर, ये जो पूरा है स्ट्रक्चर बच्चों, इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर कहते हैं हम लोग क्या, इस पूरे को मिला के कहते हैं हम लोग ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। लेकिन इसमें वो पार्ट ध्यान से देखिएगा, वो पार्ट जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के क्रिस्टी से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं F0 या बेस। क्या बोलते हैं, F0। ये F ना यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने ढूंढा था उनके ही नाम पर F है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, बेस है। और जो ये ऊपर में देख रहे हैं ये है F1, और इसको बोलते हैं हेड। और हेड और बेस को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉक, STL के स्टॉक। तो ये बेस, स्टॉक और F1 मिलके ऑक्सीसोम कहलाता है। इसीलिए ऑक्सीसोम को हम लोग क्या बोल देते हैं, F0F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको, F0F1 पार्टिकल। अब सुनिएगा ध्यान से, इस ऑक्सीसोम के हेड पर, यहाँ जो हेड है, यहाँ पर एक एंजाइम लोकेटेड होता है ऐसे, ये देखो, ये एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेज। क्या नाम है, एटीपी सिंथेज, जो कहाँ लोकेटेड है, F1 पर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग।
हाँ, तो ये क्या है, एटीपी सिंथेज है। पता है इस एटीपी सिंथेज, पहली बात तो एटीपी सिंथेज कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, लोकेटेड एट F1 यानी हेड ऑफ ऑक्सीजोम। और इसका काम क्या है बच्चों, मैं बताऊं, ये एटीपी को बनाने का काम करती है। लेकिन रुकिएगा एक मिनट, ठीक है। तो ये क्या है आपका एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये कहां से आया, ये सारी बात आपको हम रेस्पिरेशन चैप्टर में बता देंगे। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के एटीपी बनाया जाता है। और ये काम में जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम एटीपी सिंथेज। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये एटीपी सिंथेज तभी बनाएगा एटीपी जब इसको मिलेगा कुछ एनर्जी। और वो एनर्जी कहां से लाएगा एटीपी सिंथेज, एनर्जी, बस एनर्जी मिलना चाहिए। वो एटीपी सिंथेज, एटीपी बनाने के लिए एनर्जी चाहिए उसको, वो कहां से लाएगा, तो मैं बच्चों बताऊं, वो एनर्जी उसको प्रोटॉन से मिलेगा। और वो प्रोटॉन उसको कैसे एनर्जी देगा, प्रोटॉन के पास फोर्स लगेगा, उसको एनर्जी मिलेगा। सारी बात मैं बताऊंगा आपको उस वाले चैप्टर में, सेल स्ट्रक्चर। बस आप इतना समझो कि जब प्रोटॉन, जहां पर प्रोटॉन एक्यूमुलेट होगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाले डायग्राम में देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए, ये है आपका प्रोटॉन रिजर्वायर, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ना, यहां पर प्रोटॉन जमा किया जा रहा है, ठीक है, यहां पर प्रोटॉन जमा किया जा रहा है। इसीलिए आउटर चेंबर को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन रिजर्वायर। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन रिजर्वायर, ठीक है। और यहां पर से जब दो प्रोटॉन मूव करता है, यहां पे देखिए, यहां प्रोटॉन है, जब दो प्रोटॉन इस एफ नोट को होते हुए, स्टॉक को होते हुए क्रॉस का, एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है ना, अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा, अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है। ये एक पूरा दो दो एफ नोट के बीच में ऐसे, एक यहाँ है, एक ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है एक्चुअल में, ऐसे, ठीक है। और जब यहां से दो प्रोटॉन ये एफ नॉट के बगल से गुजरेगा, स्टॉक को होते हुए यहां से गुजरेगा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये एक सिंगल ऑक्सीजोम है, जिसमें आपको दो दिख रहा होगा, लेकिन ये दो नहीं है, उसको मैंने अलग अलग करके बना दिया है। लेकिन ये बीच से स्पेस होता है, और बीच से जब दो प्रोटॉन निकलता है तो यहां पर मौजूद एटीपी सिंथेज जो है, ये एटीपी सिंथेज में कन्फर्मेशनल चेंज आता है। और उसी कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से ये एंजाइम क्या करता है, एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ के एटीपी बना देता है। तो ये काम तब होगा जब दो प्रोटॉन कहां से कहां जाएगी, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से, ये क्या है आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में जाएगी, तब ये काम होगा। और ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है पूरा, ये आपको देख रहे हो, ये पूरा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये पूरा क्या है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ठीक है। ये पूरा अरे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और यही है आउटर चेंबर, इसी को आप आउटर चेंबर कहते हो। और यहाँ पर प्रोटॉन कैसे जमा होता है, ये बात मैं आपको उसी चैप्टर में समझा पाऊंगा, ये भी समझाना यहाँ पे नामुमकिन है। बस आप ये समझो, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, कैसे जमा होते हैं वो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। इसलिए इसको प्रोटॉन रिजर्वायर कहते हैं, किसको, आउटर चेंबर इज प्रोटॉन रिजर्वायर। क्या ये प्रोटॉन रिजर्वायर मतलब प्रोटॉन को जमा करता है। जब यहां से दो प्रोटॉन कहां जाता है, मैट्रिक्स की तरफ, इधर मैट्रिक्स है ना, इधर मैट्रिक्स है ना जी। जब ये प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, नोट्स में गलत लिखा है, 3 लिख दिया, 3 नहीं होता है। जब दो प्रोटॉन इधर से उधर जाता है तो जाके वहां पर एक एटीपी का सिंथेसिस होता है, और यही प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये प्रोटॉन जो है ये कहीं ना कहीं किसी कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से आया होगा। ऑक्सीडेशन मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपोनेंट का हाइड्रोजन और मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल लेना। तो वो ही प्रोटॉन यहाँ पे जमा किया गया है, और वो प्रोटॉन जब मूव करेगा, दो प्रोटॉन एक समय,
दो प्रोटॉन एक समय मूव करेगा तो F0 को होते हुए, स्टॉक को होते हुए जब F1 से गुजरेगा तो एटीपी सिंथेसिस एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और वो एटीपी का सिंथेसिस करा देगा और इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की मदद से एनर्जी निकाल के उस एनर्जी से एटीपी का सिंथेसिस कराना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये काम है इस F0 F1 पार्टिकल का। सारा बात आपको नोट्स में लिखा मिलेगा। सवाल आता है F0 F1 पार्टिकल में कौन सा पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन से डायरेक्टली अटैच्ड है? तो बताओ जल्दी कौन सा पार्ट? F0 मतलब कि बेस पार्ट। फिर सवाल आता है कि F0 F1 पार्टिकल का F0 किससे अटैच्ड है? माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से मेम्ब्रेन? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और F1 किधर की तरफ है? तो F1 मैट्रिक्स की तरफ है। क्या सभी को ये पोजीशन क्लियर हुआ? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, सभी को पोजीशन क्लियर? ये है साहब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। और माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम ही यही है, फूड को तोड़ ताड़ के ऑक्सीडेशन करा के एनर्जी निकाल के, वहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने से एनर्जी निकलेगा, कैसे निकलेगा उस चैप्टर में पढ़ा देंगे हम। वहां से एनर्जी निकाल के एटीपी बनाना, यही काम है माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम का। चूंकि ये सेल रेस्पिरेशन में मदद कर रही है ये ऑक्सीसोम मतलब F0 F1 पार्टिकल, इसीलिए इसको हम लोग कई बार रेस्पिरेटरी पार्टिकल भी कहते हैं। रेस्पिरेशन में मदद कर रही है, सेल रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी पार्टिकल भी कहते हैं ये। अब इसके बारे में डिटेल फंक्शन हम लोग चर्चा करेंगे कहाँ? सेल रेस्पिरेशन चैप्टर में। जिनको पढ़ा दिए उनको याद आ रहा होगा, ठीक है। बाकी इस वाले बैच को भी पढ़ाएंगे जब, तो आपको बता देंगे इसका पूरा फंक्शन। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, यहाँ पे जाके समाप्त होता है जी। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में से ज्यादा आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। अब आते हैं माइटो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अगर लेना है ले लीजिए जल्दी। 1 2 3 क्लिक लीजिए, इसका भी 1 2 3 क्लिक। ये सही कर लीजिएगा, नोट्स में गलत लिखा हुआ है। ये 3 लिख दिए, 3 नहीं, 3 क्लोरोप्लास्ट में जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब आते हैं हम लोग, दो वर्ड है जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट ये वर्ड क्लोरोप्लास्ट के लिए भी यूज करते हैं। और वो दो वर्ड क्या है? एक वर्ड है एंडो, पहले एक तो वर्ड ये बता देते हैं। बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनली। क्यों कहते हैं ऐसा भाई, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली? तो मैं बता दूं ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है। इस ऑटोनोमस का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। मतलब ऐसा कोई भी दुनिया में कोई भी स्ट्रक्चर जो अपने हर चीज को खुद करता हो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस। पता है एक सेल को, एक सेल ऑर्गेनली को जो भी काम है उस काम में, चलो माइटोकॉन्ड्रिया का काम देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है जल्दी बोलो? फूड का ऑक्सीडेशन करना और एटीपी बनाना। उसमें घने सारे एंजाइम लगेंगे। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है, मैंने बताया मोस्टली एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो एंजाइम मतलब प्रोटीन, तो प्रोटीन कौन बनाता है? आरएनए। आरएनए कहां से आता है? डीएनए से। अच्छा बताइए माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए है कि नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए अपना आरएनए और अपना प्रोटीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसीलिए ये ऑटोनोमस है। लेकिन आगे वर्ड लगा दिया हमने क्या? सेमी। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सिंगल मॉलिक्यूल डीएनए है। रुकिएगा यार, वाईफाई चला गया, लाइट चला गया, मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। सब लोग दोबारा अपने आप कनेक्ट हो जाइएगा, अगर भागना है भागेंगे तो। चलिए आज मेरा ही लाइट चला गया।
कोई बात नहीं है, फिर से हम स्टार्ट कर देते हैं। हम बता रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस NOMOUS सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? तो मैंने कहा कि ऑटोनोमस का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट फॉर दियर वर्क। और सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। अरे एक बात बताओ यार, माइटोकॉन्ड्रिया को खुद का डीएनए है, वो खुद का सब कुछ बना लेगी, प्रोटीन एंजाइम सब कुछ, लेकिन वो सारे प्रोटीन एंजाइम खुद नहीं बना सकती है। सवाल है क्यों? अरे जब एंजाइम बनता ही किससे है? डीएनए से। शिवानंद तुम्हारा माई कौन है? जब डीएनए सॉरी जब प्रोटीन बनता ही फाइनली डीएनए से है, जीन से है, तो है ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास, लेकिन काफी छोटा है, काफी छोटा, और सिंगल डीएनए है, सिंगल मॉलिक्यूल है। तो क्या वो सारे एंजाइम बना लेगा? और जब सिंगल मॉलिक्यूल है तो बहुत सारे जीन होंगे ही नहीं उसके पास, ऊपर से छोटा भी है, तो बनाता तो है अपने लिए कुछ कुछ प्रोटीन, कुछ कुछ एंजाइम, लेकिन सारे नहीं बना पाता। तो फिर आधा कहां से आता है उसका? आधा प्रोटीन कहां से आता है? आधा एंजाइम बनने के लिए प्रोटीन कहां से आता है? न्यूक्लियर जीन। न्यूक्लियस में है ना जी, डीएनए है ना न्यूक्लियस में, आधा वहां से आ जाता है, आधा खुद बना लेता है। इसका मतलब ये आधा सेल्फ डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। ये बात आपको नोट्स में लिखा मिलेगा। क्यों बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस? सभी को क्लियर? हाथ खड़ा कीजिए। तो सेमी ऑटोनोमस का मतलब आधा न्यूक्लियर जीन पे डिपेंड करना है और आधा खुद से बनाएंगे। अब एक टर्म और आता है, अच्छा ये सेम बात क्लोरोप्लास्ट पे भी एप्लीकेबल होगा कल। एक वर्ड और आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन की बारे में जब हम बात करें कि ये इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो हम लोग बोलते हैं एंडोसिम्बायोन्ट। क्या बोलते हैं? एंडोसिम्बायोन्ट। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। यहां पर एंडो का मतलब है एंडोसाइटोसिस। आपको सिखाया मैंने एंडोसाइटोसिस का मतलब, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को अंदर लेना, एंडोसाइटोसिस, चाहे वो एंडोफेग हो सकता है, चाहे एंडोपिनो अगर लिक्विड हो तो। और यहाँ पे सिम्बायोन्ट का मतलब क्या है? सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस। और बच्चों मैं बता दूं, सिम्बायोसिस एक रिलेशनशिप है। एक क्या है? रिलेशनशिप है। और यहां पर रिलेशनशिप किसके बीच में है? बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। पता है? अब मैं आपको सुनाता हूं कहानी। सिम्बायोसिस का मतलब ऐसा होता है, ऐसा रिलेशनशिप जहां पर दोनों ही मेंबर को फायदा हो, दोनों को फायदा हो, कोई नुकसान में ना रहे, उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाए, उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। अब आगे यहाँ वर्ड लगा है एंडो, एंडो सिम्बायोट। मैं बताता हूं एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ। लोग मानते हैं कि पहले, इससे पहले जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हुआ करता था, तो कोई ना कोई बैक्टीरिया था, मानते हैं कि पर्पल नॉन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर क्या होता है? पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया मैं बता दूंगा, बच्चों समझो कि पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया था। क्या बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है? यस, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है। ये देखिए, ये बैक्टीरिया था, ठीक है, ये पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया था। और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास स्टार्टिंग में, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास स्टार्टिंग में, ये क्या? यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास स्टार्टिंग में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन की बात चल रही, जब इवोल्यूशन हो रहा था, तो उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, तो ये एनर्जी नहीं पाते थे, क्योंकि इनको एनर्जी उतना कहां से मिलेगा, इनको एनर्जी ज्यादा चाहिए था। तो इन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो काफी छोटे छोटे से हैं, और वो क्या करते हैं? एनर्जी बनाते हैं। वो एनर्जी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? तो उनके अंदर पूरा मशीनरी है। तो वो मशीनरी कहाँ है? तो उनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो डबल तो हो गई है। सेल मेम्ब्रेन तो ऐसे मान लिया जाए कि एक लेयर ये, एक लेयर ये, फॉस्फोलिपिड की, तो उससे एक लेयर उसकी और बन जाती है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन का ही 2 लेयर है, ऐसे इस टाइप का। तो इनको लगा कि उसके अंदर ये इनर लेयर पर कुछ कुछ ऐसा है जो एनर्जी बनाने में काम आता है। बस यूकैरियोटिक सेल को ये लगा कि ये बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है, ये हमको एनर्जी दे सकता है बना के। तो इन्होंने क्या किया? अपने सेल मेम्ब्रेन से इस बैक्टीरिया को पहले अटैच किया,
और धीरे धीरे अंदर की तरफ इंगल्फ किया, धीरे धीरे अंदर की तरफ इंगल्फ किया, एंगल्फ करते करते अपने अंदर जाके समा लिया। देखिएगा ध्यान से, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बैक्टीरिया की जो ये वाली पूरी थी, ये पूरा बैक्टीरिया था, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा बैक्टीरिया था ब्लू वाला, और वही ब्लू वाला यहाँ पे अटैच किया, और जो इस सेल का, यूकेरियोटिक सेल का जो ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके चारों ओर आके क्या की, उसको घेर ली। ये ज्यादा सही थ्योरी है। और आके ऐसे हो गई कि ये ब्लू वाली ये रही, एक मेम्ब्रेन तो यहाँ पे थी ब्लू वाली, और उसके चारों ओर ये वाली मेम्ब्रेन, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनेली के हिस्से में, ऑर्गेनेली की तरह उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म आके रहने लगा और ये एनर्जी बना के देने लगा। अब यहाँ पर इसको क्या फायदा हुआ, ये बैक्टीरिया जो अंदर आया, एक मेम्ब्रेन भी उसको मिल गया, इसको फायदा ये हुआ कि इसको न्यूट्रिएंट मिलने लगा, फूड वगैरह जो यूकेरियोटिक सेल को मिलता था, ये फूड इसको दिया जाता था। उसके बाद ये इसको क्या मिला, न्यूट्रिएंट, उसके बदले में ये इसको क्या दिया, एनर्जी। क्या दिया, एनर्जी। दोनों का फायदा यार, यूकेरियोटिक सेल को क्या मिला, न्यूट्रिएंट, और इसको क्या मिला, सॉरी ये प्रोकैरियोटिक सेल जो अंदर है उसको क्या मिला, न्यूट्रिएंट, और यूकेरियोटिक सेल को क्या मिला, एनर्जी। दोनों का फायदा है। ऐसे ही रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। क्योंकि ये सिम्बायोसिस एंडोसाइटोसिस की वजह से हुआ। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या, किसी भी सब्सटेंस का सेल मेम्ब्रेन से अंदर जाना, इंगल्फ करके, इसीलिए ऐसे ओरिजिन और ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया बना, इसीलिए इसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोट। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया बना, लेकिन ये बात ओरिजिन के लिए सही है, माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन एंडोसिम्बायोट है, मतलब जब स्टार्टिंग में माइटोकॉन्ड्रिया बना था तो ऐसे ही बना था। लेकिन आज की डेट में अगर एक सेल है और उसको एक से कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया बनाने हैं, तो क्या है, हर ऑर्गेनिज्म अपने अंदर बैक्टीरिया घुसाएगा। स्टार्टिंग में माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बन गया, जो सेल का एक हिस्सा बन गया परमानेंटली, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। आज की डेट में अगर माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करना है तो वो बाइनरी फ्यूजन शो करती है। क्या करती है, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब एक से दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाना, सिंपली डिवाइड करके सारा मटेरियल लाना है और डबल हो जाना है। मटेरियल मैंने आपको बता दिया क्या है। तो आज की डेट में जो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको बोलते हैं बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस। मतलब लिविंग सेल्स के अंदर अभी कोई सेल माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ाना चाहती है तो वो कैसे करेगी, तो वो करेगी बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बाइनरी फ्यूजन। किससे, बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करेगी, जो एक प्रकार का ए माइटोसिस है, अ काइंड ऑफ ए माइटोसिस, ए माइटोसिस का एक प्रकार। ये है इसके बारे में ये तीनों पॉइंट। ये दोनों पॉइंट नोट्स में शायद नहीं होगा, देख लीजिएगा, होगा तो अच्छी बात है, और होगा तो अलग अलग करके लिखेगा। ओरिजिन का मतलब क्या, जब माइटोकॉन्ड्रिया आई थी इस अर्थ पे तो ऐसे ही आई थी। बायोजेनेसिस का मतलब क्या, आज जितने भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कैसे लाते हैं। तो बायोजेनेसिस का मतलब क्या, आज माइटोकॉन्ड्रिया जो बनती है वो बाइनरी फ्यूजन से बनती है। तो आज एंडोसिम्बायोट आप नहीं बोलोगे, लेकिन उसका ओरिजिन एंडोसिम्बायोट ही बोलते हैं। और बच्चों, मैंने इस स्लाइड पे जितना भी मैटर लिखा है, ये बात इसके लिए भी एप्लीकेबल है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी, और ये सेम बात क्लोरोप्लास्ट पर भी एप्लीकेबल है। कल मैं इतना लिख के नहीं समझाऊंगा। सेमी ऑटोनोमस का मतलब, सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेली जो आधा मटेरियल खुद बनाती हो, आधा न्यूक्लियर जिन पर डिपेंड करती हो। एंडोसिम्बायोट का मतलब एंडोसाइटोसिस होकर सिम्बायोसिस, पर वहां अंतर ये होगा कि यहाँ इस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट मिल रहा है, ये इसको एनर्जी दे रहा है। वहां कुछ और होगा, वो उसको पिगमेंट देगा और वो उसको फूड बना के देगा। तो वो आपको मैं कल समझा दूंगा एंडोसिम्बायोट का ओरिजिन अलग कैसे है। बाइनरी फ्यूजन, क्लोरोप्लास्ट भी बाइनरी फ्यूजन शो करके ही डिवीजन करती है, मतलब अपना नंबर बढ़ाती है सेल के अंदर। ये तीनों वर्ड आपको खूब पूछे जाते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली था जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया था। एवरी पॉइंट मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, एवरी पॉइंट। इससे ज्यादा आपको 12th लेवल पे 11th लेवल पे नहीं जानना। वैसे तो आज मेरा टारगेट था कि प्लास्टिक भी पढ़ा लूं, लेकिन क्योंकि ये मीटिंग ज्वाइन करने में काफी टाइम लग गया, तो कोई बात नहीं है। कल हम प्लास्टिक स्टार्ट करेंगे, और प्लास्टिक का ही एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, वो हम कल करेंगे। यहां तक किसी को इस स्लाइड लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। चलो इसका भी लो, लेना है तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलो, यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो मैं एक एक करके पूछ लेता हूं, कोई डाउट हो तो। अभिषेक को डाउट? नो सर। अतीक? नो सर। इरहान? सर सिम्बायोसिस का जो सेकंड
आप बताए थे ना थ्योरी हाँ अंदर से, हाँ। वो वाला थोड़ा सा बता दीजिए अरे ना। यार बस यूं समझो ना कि ये ब्लू वाली पूरी की पूरी बैक्टीरिया थी, ठीक है, ये काला वाला मेम्ब्रेन नहीं था। ठीक, ये इसको क्या किया, एंडोसाइटोसिस कर लिया, और एंडोसाइटोसिस के दौरान अपना सेल मेम्ब्रेन उसको एक दे, एंडोसाइटोसिस करेगा तो सेल मेम्ब्रेन उसको चारों ओर से घेरेगा ना जी, तब जाके बैक्टीरिया क्या हो गया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो गया, और वही आज माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लियर है? सर फर्स्ट वाला में भी तो ऐसे ही हो रहा था, तब अरे उसमें फर्स्ट भी वाले में ऐसा नहीं हो एंडोसाइटोसिस रहा हो था, वो गया। बकवास था, फर्स्ट वाला बकवास था, उसको कोई मानता भी नहीं है। ये यही सही है, फर्स्ट वाले में ऐसा नहीं हो रहा समझ था, गया पहली बात इसको। यही सही है। ऐसे सेल मेम्ब्रेन था, उसको बैक्टीरिया को एंगल्फ किया, चारों ओर सेल मेम्ब्रेन लगाया, अंदर में डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल बन गया, खेला खत्म है, हो गया। और कोई डाउट? नो सर। आराध्या को डाउट है? नो सर। चलो, तो एनसीईआरटी में माइटोकॉन्ड्रिया पूरा पढ़ लेना। हाँ बोलो। ये बैक्टीरिया ही माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। हाँ यही तो बता रहे हैं, प्रोकैरियोट वो फिर अंदर ही रहने लग गया, वो अंदर ही रहने लगा, उसका काम था एनर्जी देना, और अब वो धीरे धीरे अपने सारे एक्टिविटी के लिए उस सेल पर डिपेंड कर गया, क्योंकि उसको खाना मिलता ही था, न्यूट्रिशन उसको बैठे बैठे मिलता ही था, बाकी सब कुछ उसको वो सेल प्रोवाइड करा दे रहा है। न्यूट्रिएंट मतलब एवरीथिंग, सिर्फ खाना नहीं, एवरीथिंग। उसका बस एक काम था कि जो तुमको न्यूट्रिएंट देंगे, जिस भी फॉर्म में देंगे, तुमको उससे एनर्जी दे देना है, बस उसका एक काम ये था, और ये काम वो आज भी कर रहा है। तो ऐसा साइंटिस्ट मानते, किसी ने देखा नहीं आंखों से, ये एक थ्योरी है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंडोसिम्बायोंट ओरिजिन रखता है, मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में लोग मानते हैं पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, यही क्या हुए, एंगल्फ हो गए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो उस समय यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, और धीरे धीरे क्या उनका अपना डीएनए था ही, इस प्रोकैरियोट का अपना। अच्छा, ऐसा क्यों मानते हैं, सिमिलरिटी है, मैंने कहा ना, इसके पास जो अपना, आज आज कोई भी प्रोकैरियोट को उठा के देख लो, उसका डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए मैचिंग शो करता है। आज कोई भी प्रोकैरियोट देख लो, 70s राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास 70s राइबोसोम, ये क्या कम है? ये सिमिलरिटी कम है, इसी सिमिलरिटी कम थोड़ी है, इसी सिमिलरिटी के बेसिस पर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ही बना है, और हमें भी ऐसा ही लगता है ऐसे ही बना होगा, क्योंकि इतना सिमिलरिटी मजाक है क्या, इतना सिमिलरिटी शो कर रहा है यार, ये हुआ होगा ऐसा। हाँ, लेकिन किसी ने आंखों से नहीं देखा है, ये कही कहानी कहानी है, ये कही सुनी कहानी है, और लोग विश्वास करते हैं इस पे, क्योंकि ये कहानी सच लगती है। ठीक है, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग एनसीईआरटी में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लीजिएगा, कल हम प्लास्टिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को समाप्त करते हैं।